हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद पीके पर। और काफ़ी लंबे समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये थोड़ा बिजी था और ये वीडियो भी बनानी ज़रूरी थी क्योंकि ये वीडियो जो है वो 10th हरियाणा बोर्ड के अंदर 10th का हिस्ट्री का पोर्शन चेंज हुआ है। यानी पहले जो हिस्ट्री की बुक थी अब उससे अलग बुक शुरू हो गई, कुछ इंडिया के चैप्टर इन्होंने ऐड किए हैं और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और न केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि हिस्ट्री का आपको अच्छे से समझाया जा सके। जो नए चैप्टर्स कुछ ऐड हुए हैं, नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो एक एक करके हम, वैसे तो 9 लेसन हैं 10th हिस्ट्री के अंदर, एक एक करके हम धीरे धीरे सभी लेसनों को कवर करेंगे और जितना अच्छा होगा हम करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी होगी वो बताना ज़रूर। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का हम फर्स्ट लेसन, जो कि सरस्वती सिंधु सभ्यता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सरस्वती सिंधु सभ्यता, जो कि फर्स्ट ही लेसन है, अध्याय फर्स्ट है 10th बोर्ड के अंदर, ठीक है, बोर्ड की क्लास में हरियाणा बोर्ड के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। देखिए भाई, सरस्वती सिंधु जो नदियाँ थीं उनके उपजाऊ मैदान के अंदर भारत की प्रथम नगरीय, इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो वो थी सरस्वती सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो ये कह रहा है सरस्वती सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदानों में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता के पुरास्थल का अर्थ होता है प्राचीन स्थल, ठीक है। जो पुराने स्थल है वो बड़ी संख्या में सरस्वती व सिंधु नदियों के किनारे पर होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा गया है, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता को हम सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अधिकतर प्राचीन स्थल जो थे इससे संबंधित वो अधिकतर हमें सरस्वती सिंधु नदियों के किनारे ही मिले हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा है, ठीक है। हालांकि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी उसको हम सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कालानुक्रम के हिसाब से, कालानुक्रम की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि समय के हिसाब से देखा जाए, तो इस सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन माना जाता है। यानी विश्व में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और मिस्र की सभ्यता है उन्हीं के समकालीन, यानी लगभग मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता जब पनप रही थी, लगभग उसी समय सरस्वती सिंधु सभ्यता का भी उदय हो चुका था, वह भी पनप रही थी। तो इन दोनों के समकालीन आपसे पूछ सकता है सिंधु सभ्यता किन विश्व की अन्य सभ्यताओं के समकालीन है, तो वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, ठीक है। यानी कि इन तीनों का उद्भव एक समय में ही हुआ था। आगे है सर्वप्रथम 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा, ध्यान रखना आपसे पूछ सकता है हड़प्पा की खोज किसने की। पंजाब प्रांत में पड़ता है हड़प्पा, पहले तो पंजाब प्रांत में पड़ता है हड़प्पा, ठीक है। और इसी खोज किसने की, इसके अंदर जो उत्खनन का कार्य किया था या खोज करने का कार्य किया था किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई अभी आरंभ होती है, यानी 1921 में आरंभ होती है। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। इसका एक पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत में हड़प्पा जगह थी सिंधु घाटी से संबंधित, उसकी खुदाई की। और 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, ये जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, नामक पुरास्थलों का उत्खनन किया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी जो सिंधु घाटी से संबंधित है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। और जो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक इलाका है उसकी खोज या उसमें उत्खनन का कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। जिसके फलस्वरूप इस अज्ञात भारतीय नगरीय सभ्यता के महत्व की ओर लोगों का विशेष रूप से पुरातत्वविदों का आकर्षण बढ़ा। तो जिसके फलस्वरूप इन दोनों के प्रयासों से इस अज्ञात सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता जिससे पहले कोई जानता नहीं था इसको, तो इस अज्ञात सभ्यता की तरफ नागरिकों का, ठीक है,
यानी लोगों का, इस नगरीय सभ्यता की तरफ लोगों का और विशेष रूप से किनका, पुरातत्वविद यानी जो पुराने तत्वों की खोज में लगे रहते हैं, ठीक है, पुरातत्वविद या इतिहासकारों का काफ़ी आकर्षण इसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि एक नई सभ्यता की खोज हो चुकी थी। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बताया कि वो कहाँ कहाँ थी, ठीक है, कब कब किसने खोज की इसके अंदर, ठीक है। अब आगे है इसका विस्तार, यानी सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। तो पहले हम इधर से देख लेते हैं। देखिए वैसे तो जो आपको ये देखिए कलर दिख रहा है आपको, इसमें पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता दिखाई गई, ठीक है, यानी कि ये पाकिस्तान और भारत दोनों में ही फैली हुई है, ठीक है। भारत के अंदर देखें तो गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र का कुछ इलाका है, ठीक है, राजस्थान का इलाका है, इधर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये भारत के अंदर कुछ इलाके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी इस सभ्यता का कुछ इलाका आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलिमगीरपुर, ठीक है, पूर्व में यानी इस साइड, ठीक है, मतलब दिशा हमें पता ही है, ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर पूर्व होती है, इधर पश्चिम होती है। तो पूर्व में देखा जाए तो पूर्वी जो छोर है, अंतिम बिंदु है इसका, वो है आलिमगीरपुर। क्या है? आलिमगीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये कह रहा है पूर्व में आलिमगीरपुर से लेकर पश्चिम में, पश्चिम की बात करें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो पश्चिम में है वो सुदका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, तक है। तथा अगर उत्तर से दक्षिण में देखा जाए तो उत्तर में जो कि जम्मू कश्मीर में है मांडा इलाका है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, मतलब इसके जो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी छोर है। जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रखा है स्पष्ट इन्होंने, ठीक है। पूर्व में पड़ता है आलिमगीरपुर, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम में पड़ता है सुदका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। और उत्तर में पड़ता है मांडा, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में पड़ता है दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहा है महाराष्ट्र तक था इस सभ्यता का विस्तार, यानी ये छोर थे इसके। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर का था, यानी ये जो टोटल एरिया जो नज़र आ रहा है इसका, ये टोटल एरिया जो था वो लगभग 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके पुरास्थलों की दूरी, अगर दूरी की बात की जाए पूर्व से पश्चिम में बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि सुदका गेंडोर से लेकर के आलिमगीरपुर तक की जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर। और बात करें उत्तर से दक्षिण में, जो कि यानी कि मांडा से लेकर के दायमाबाद तक की जो दूरी है वो लगभग 1400 किलोमीटर है, ठीक है। इसके पुरास्थल भारत में, अगर भारत में बात करें इसके जो प्राचीन स्थल है वो भारत में कहाँ है? भारत में आपके पंजाब में है, ठीक है। कहाँ का है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, ठीक है। और इसके साथ साथ हम महाराष्ट्र भी कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के दायमाबाद में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध आदि प्रांतों में, जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ का और सिंध प्रांत है, इनमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। वही बात करें हरियाणा की, तो राखी गढ़ी और बनवाली में, ठीक है, राखी गढ़ी और बनवाली कहाँ पड़ते हैं? हरियाणा में, ध्यान रखना भाई, ठीक है। बनवाली पड़ता है शायद फतेहाबाद के अंदर, और राखी गढ़ी पड़ता है हिसार के अंदर, ठीक है। ये हरियाणा में स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा है वो पंजाब में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा लोथल भी है जगह, जो कि गुजरात में ही है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। ये इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे, ठीक है। तो ये कुछ नगर बताए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे, ठीक है, भारत के अंदर। जैसे हमने हरियाणा में किया, राखी गढ़ी है और बनावली है, ठीक है। और इसके अलावा पंजाब के अंदर हड़प्पा हो गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के अंदर है। और यही बात करें धोलावीरा की, वो तो गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी के या सिंधु घाटी सभ्यता के या सरस्वती सिंधु सभ्यता के, कुछ भी कहिए, उसके प्रमुख नगर थे ये, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ये हमने जाना। आगे है आपका कालक्रम। कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो भाई कब कब इसका उदय हुआ था, कब से कब तक ये सभ्यता रही थी, वो बताएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए, कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में विभाजित किया जाता है सरस्वती सिंधु सभ्यता को कालक्रम की दृष्टि से, ठीक है।
रेडियो कार्बन तिथियों से पता चलता है, देखिए रेडियो कार्बन तिथि क्या होती है इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो रेडियो कार्बन तिथि से पता चलता है कि 7500 से लेकर के 7000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ध्यान रख लेना भाई, 0 से पहले की बात हो रही, तभी ये घटते क्रम में आ रहे हैं। 0 वर्ष को हमने क्या माना है, ईसा मसीह का जन्म माना है, ठीक है। अगर ईस्वी होता तो प्लस की बात होती है, और ईस्वी तो अभी तक इतनी आई भी नहीं है, ठीक है। तो ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है, 0 शताब्दी से पहले की बात कर रहा है, तभी ये घटते क्रम में बता रहा है, ठीक है। तो रेडियो कार्बन तिथि से पता चलता है कि 7500 से लेकर के 7000 ईस्वी पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृतियों के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया था, ठीक है। ध्यान रख लेना भाई, वैसे तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता कही जाती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। देखिए इसने क्या कहा है, 7500 से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृतियों के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाना यहाँ पर आरंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव लेवल में कन्फ्यूजन करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो सीधा आंसर आएगा नगरीय सभ्यता। अगर आपसे पूछ ली जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय किस सभ्यता के रूप में हुआ, तो वो किसके रूप में हुआ था, कृषि सभ्यता के रूप में हुआ था, ग्रामीण सभ्यता के रूप में हुआ था। उदय की बात करें तो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया। 3200 ईस्वी पूर्व में नगर योजना के लक्षण, ठीक है, यानी कि तब से 7500 से लेकर के 3200 तक घटते क्रम में आएगा, क्योंकि ईसा से पूर्व है, तब तक तो ग्रामीण संस्कृति ही रही है। लेकिन 3200 ईस्वी पूर्व में नगर योजना के लक्षण प्रकट होने लगे, यानी नगर बनने शुरू हो गए। इसके अलावा लेखन कला, लिखने की प्रणाली प्रचलित हुई। मुहरों का विकास, मुहरे जैसे कि हमारा सिक्का होता है, करेंसी होती है, ठीक है, उस समय मुहरों का विकास होने लगा। और नाप तोल की पद्धति के साथ इन प्रथम कृषि संस्कृतियों का परिवर्तन किसमें हो गया, विकसित ग्रामीण संस्कृति में हुआ, ठीक है। यानी धीरे धीरे नगर योजना के लक्षण दिखाई देने लगे और लेखन कला का विकास होने लगा, मुहरें बनने लगी, नाप तोल की प्रणाली आने लगी। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो कृषि संस्कृति जो कि इस समय आरंभ हुई थी वो एक विकसित अवस्था में पहुंच जाती है 3200 ईस्वी में, और धीरे धीरे नगरों का भी उदय होने लगता है। आगे देखिए, जिसने 2600 ईस्वी पूर्व तक नगरीय जीवन की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया, यानी कि 3200 ईस्वी तक तो नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता विकसित हो गई थी और नगरों का लगभग उदय शुरू हो गया था। और 2600 ईस्वी तक आते आते नगर बड़े बड़े बसने लगे थे, ठीक है, यानी नगरीय जीवन की विशेषता को आत्मसात कर लिया था, नगर बनने शुरू हो गए थे, जिसके कारण भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नगरों का उदय हुआ। इसे हम नगरीय सभ्यता कहते हैं, ठीक है, क्योंकि और इसके नगरों का उदय कब होता है, 2600 ईस्वी में जाकर के, जिसके कारण भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नगरों का उदय हुआ। 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते इस नगरीय सभ्यता का बदलाव ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया, यानी पहले तो नगरीय बनने लगे थे बड़े बड़े, फिर धीरे धीरे लोगों का रुझान वापस ग्रामीण संस्कृति में आने लगा। रीजन क्या था वो अभी पता नहीं है इसमें, ठीक है। तो कहने का नगरीय सभ्यता पतन होना शुरू हो गया था, ठीक है। 1300 ईस्वी से पूर्व इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया था, 1300 तक आते आते इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया था, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखिए गतिविधि कह रहा है, रेडियो कार्बन तिथि के बारे में जानकारी संकलित करें। देखिए रेडियो कार्बन तिथि क्या होती है, देखिए सभी पदार्थों में कार्बन के कुछ अंश पाए जाते हैं, ठीक है, और उन कार्बनों की कुछ निश्चित मात्रा होती है और समय के अनुसार वो मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। और कम होते जाने से वो विद्वानों को या वैज्ञानिकों को ये पता होता है कि भाई कार्बन की कितनी मात्रा कितने समय में कम होगी, ठीक है। तो अब 7500 से लेकर 7000 वर्ष पहले की बात हो रही थी, तो इतना लंबा समय तो मैं भी जीवित नहीं था, आप भी नहीं थे, और कोई विद्वान इतना लंबा जीवन नहीं जी सकता। तो उन कार्बन की स्थिति को देख के वो पता लगाते हैं भाई कार्बन की कितनी कमी हुई है, इतनी कमी तो इतने सालों में जाकर के होती है, तो उस हिसाब से पता लगाया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन तिथि कहते हैं, ठीक है। तो ये था सिंधु सभ्यता का कालक्रम, ठीक है भाई, इस काल में इस तरीके से इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नगर योजना करेंगे, भी नगरों की बनावट कैसी थी, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। धीरे करके हम इसको 3 से 4 पार्ट में, 4 से 5 पार्ट में इस लेसन को डिवाइड करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना, क्योंकि डीपली हम लेसन कर रहे हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इससे निकल रहे हैं। और 10th बोर्ड क्लास के लिए तो है ही है, क्योंकि बोर्ड की क्लास होती है तो नया सिलेबस है एक तरह से, तो उसके लिए तो बेस्ट है ही है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी
बताना कमेंट करके ज़रूर। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।